बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वाले लेक्चर्स जो हमारे 4th लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर नंबर 1 के। आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, डाटा बेसिक्स का। पिछले वाले अगर आप लोगों ने लेक्चर्स रीड किए होंगे, अच्छे से उनको देखा होगा, सुना होगा, तो मैंने साथ साथ रीडिंग भी की है ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। हर एक लाइन रीड की है। तो आज हमारा लास्ट वाला जो लेक्चर है वो है फीचर्स ऑफ अ डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फ़ीचर्स क्या होते हैं? खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स ही फ़ीचर्स के अंदर आती हैं। फिर पार्ट्स आ जाते हैं फ़ीचर्स के अंदर कि कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बेसिक पार्ट्स हैं, डाटा डिक्शनरी है, यूटिलिटीज़ हैं, क्यूरी लैंग्वेज है, रिपोर्ट जनरेटर है, एक्सेस सिक्योरिटी है, बैकअप एंड रिकवरी है। ये तकरीबन डाटा डिक्शनरी, क्यूरी लैंग्वेज, रिपोर्ट जनरेटर, एक्सेस सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी, ये 4 से 5 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें वो पूछ लेता है मिल के सारा पूरा एक पूछ लेता है कि डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस एंड देन साथ में फ़ीचर्स। ये कंप्लीट का कंप्लीट एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और डेटाबेस का लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपने ये सारी की सारी हेडिंग्स जो हैं वो मोस्टली इम्पोर्टेंट होती हैं। हेडिंग्स आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है और इसके अंदर इसकी फ़र्दर डिटेल भी आप लोगों ने लाजमी पेपर के अंदर लिखनी होती है। डाटा डिक्शनरी का वर्ड पिछले लेक्चर नंबर 4 में भी यूज़ हुआ था। उसमें भी मैंने सारा बताया था कि डिक्शनरी होती क्या है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। डाटा डिक्शनरी, सम डेटाबेसेस हैव अ डाटा डिक्शनरी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कुछ डेटाबेस जो हैं वो क्या रखते हैं, डाटा डिक्शनरी रखते हैं। अ प्रोसीजर डॉक्यूमेंट और डिस्क फाइल दैट स्टोर्स द डाटा डेफिनेशंस और अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर of data used in the database. The data dictionary may monitor the data being entered to make sure it conforms to the data definition rules. File name, field size, data types, etc. It may be used for data access authorization for the database user. ये सेम चीज़ें मैंने पहले भी आपको बता दी थी कि डाटा डिक्शनरी के अंदर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वो मॉनिटर करती है। उसके अंदर मॉनिटर का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर हर चीज़ डाली जाती है। हर चीज़ कैसे, जैसे ये उन्होंने लिखा भी है कि फ़ाइल का नाम भी आएगा, फ़ाइल का नाम, उसके अंदर फील्ड्स का नेम भी आ जाएगा। जैसे फ़ाइल का नाम अगर स्टूडेंट फ़ाइल बना रहे हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट फ़ाइल के हिसाब से फील्ड्स नेम कौन कौन से आएंगे, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का आईडी नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट, उसके पासिंग मार्क्स और फादर नेम आ सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, उसके फील्ड नेम है। फिर फील्ड साइज़ में क्या होता है, जब हम फील्ड साइज़ शायद 4th लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जैसे नेम है तो नेम किसके अंदर लिखा जाता है। जैसे एक अली है तो अली क्या है, करैक्टर्स हैं। ठीक है, नेम है तो उसका फील्ड साइज़ क्या होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे करैक्टर। और करैक्टर जो है वो क्या है, डाटा टाइप है जो कि कितने बाइट्स कैरी करती है, 1 बाइट कैरी करती है। ठीक है, जब हम फील्ड साइज़ यानी कि नेम को करैक्टर की डाटा टाइप असाइन कर देते हैं तो इसका मतलब है जो हमारा नाम है वो कितनी बाइट्स कैरी करेगा, 1 बाइट। अगर इसी तरह रोल नंबर है तो रोल नंबर जो होता है वो किस में, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। न्यूमेरिक फॉर्म के लिए हम कौन सी डाटा टाइप यूज़ करते हैं, इंटीजर की। ठीक है, इंट वाली, इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज़ करते हैं, इंट, इंट। और इंट जो है वो कितनी बाइट्स कैरी करती है, वो 2 बाइट्स कैरी करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा रोल नंबर है यानी 1 2 3 वो कितनी स्पेस लेगा, 2 बाइट्स की स्पेस कैरी करेगा। और 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ये आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा।
ठीक है। आगे ये उन्होंने बताया हुआ है कि इस तरह हमें क्या होती है कि ऑथराइजेशन किसको होती है, सिर्फ डेटाबेस यूज़र्स को होती है। वो डेटाबेस यूज़र जो हैं वो देख सकते हैं अपनी डिक्शनरी के अंदर कि मैंने क्या क्या काम किया था, मैंने कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए थे, मैंने कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए थे, मैंने कहाँ से डाटा कलेक्ट किया था, कहाँ से डाटा मैंने कॉपी पेस्ट किया था, वो हर चीज़ उसके अंदर लिखी हुई होती है, या मैंने कौन सी डाटा टाइप यूज़ की थी। तो डाटा डिक्शनरी से डेटाबेस यूज़र्स के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आगे यूटिलिटीज़ क्या होती है? द DBMS यूटिलिटीज़ आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू मेंटेन द डेटाबेस बाय मैनिपुलेटिंग द डाटा रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। सम प्रोग्राम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स ऑफ द डेटाबेस। सेम चीज़, यूटिलिटीज़ क्या हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड दैट आर यूज टू मेंटेन द डेटाबेस बाय मैनिपुलेटिंग द डाटा रिकॉर्ड्स और फील्ड फाइल्स। हमने डाटा की डेफिनेशन भी पढ़ी है, ठीक है। डाटा के अंदर क्या होता है कि हमारा सारा का सारा जो भी हम कलेक्ट करते हैं वो किस फॉर्म में, डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो किस फॉर्म में होता है? रफ फैक्ट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। वो सारा अलग अलग होता है। जैसे कि अगर एक चेयर बनानी है तो उसके कील, उसकी लकड़ी, हर चीज़ जो होगी वो अलग अलग होगी। जब हम उसको बना लेंगे तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? चेयर का। इसी तरह रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, यानी कि कलेक्शन, एक कॉलेज की रिकॉर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? टीचर्स का रिकॉर्ड टीचर्स की फाइल्स आ जाती हैं, स्टूडेंट्स की फाइल्स आ जाती हैं, क्लासेस की डिफरेंट पीएन्स की, फिर इसके अलावा क्लरिकल स्टाफ की, ये सारी मिलकर फाइल्स क्या बनाती है? कॉलेज का रिकॉर्ड बनाती हैं। एंड फाइल्स क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होती हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा कैसे होता है कि जैसे आप लोगों की क्लास सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर के अंदर जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का डाटा अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन उनके फील्ड नेम सेम होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो डाटा इनपुट किया जाता है वो अलग अलग होता है। तो ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? फाइल्स। सम प्रोग्राम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स ऑफ डेटाबेस, यही के बैकअप के लिए, रिकवरी के लिए यूज़ होता है। आगे जी क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? नॉर्मली एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 MCQs आता है, वो पूछ लेते हैं कि एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल स्ट्रक्चर्स, एंटरिंग डाटा इनटू देम एंड देन entering data into them and retrieving, updating the selected records based on the particular criteria and format indicated within the database. Typically the query is in the form of a sentence or English like command. select हो सकता है, delete हो सकता है, create, modify, update and insert. most important 3 कितनी queries हैं? 6 queries हैं। कौन सी? select की query होती है, delete की query होती है, create की, modify की, update की and insert की। ये हमने पीछे भी पढ़ के आए थे कि insert ही कर सकते हैं हम, डिलीटिंग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये सारे 6 क्यूरीज़ हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। सिलेक्ट करके, यानी सिलेक्ट कैसे है कि अगर हमें पूरा एक टेबल बनाया हो, यानी आपकी क्लास सेकंड ईयर है फुल उस डेटाबेस के अंदर, यानी आपकी अगर स्ट्रेंथ है 200 स्ट्रेंथ है सेकंड ईयर क्लास की, तो वो आप में उन 200 में से अगर हमें एक बच्ची का रिकॉर्ड चेक करना है तो हम कौन सी क्यूरी लगाएंगे? साथ में सिलेक्ट की क्यूरी। सिलेक्ट साथ में लिखेंगे, सिलेक्ट के साथ हम लोग बच्ची का नेम या रोल नंबर जो भी होगा वो लिखेंगे, और साथ फ्रॉम लिखेंगे कहाँ से? टेबल, जो टेबल हमने बनाया होगा। टेबल हमारा कौन सा होगा? क्लास सेकंड ईयर का, तो हम साथ में वो लिख देंगे। तो वो सिर्फ सिलेक्टेड, सिर्फ एक रिकॉर्ड शो होगा, पूरे का पूरा 200 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें शो नहीं होगा। इसी तरह डिलीट है, इसी तरह अगर हमने डिलीट किसी का रिकॉर्ड डिलीट करना है, अगर एक बच्चे का हमने रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम डिलीट साथ में लिख के साथ में रोल नंबर उसका लिख देंगे जो भी उसकी प्राइमरी की होगी, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल या सेकंड ईयर टेबल से। इसी तरह क्रिएट है, अगर हमने न्यू एक टेबल बनाना है या न्यू रो लेनी है या न्यू डाटा डालना है तो हम क्रिएट साथ में लगाएंगे। अगर मॉडिफाई, अगर हमने किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज करना है, उसके सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, यानी चेंजिंग करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम मॉडिफाई की क्यूरी लगाएंगे। अगर हमने अपडेट करना है, किसी का एड्रेस था, ठीक है, उसको चेंज करना है, यानी कुछ डालना नहीं है, जस्ट चेंज करना है, तो वो हम अपडेट की क्यूरी लगाएंगे। एंड इंसर्ट, अगर हमने कोई डाटा न्यूली एंटर करना है, ठीक है, न्यूली एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे? या न्यूली टेबल क्रिएट करना है। जैसे हमारे पास टीचर्स का भी टेबल था, स्टूडेंट्स का भी टेबल था, लेकिन हमारे पास क्लरिकल स्टाफ का टेबल नहीं था, तो वो हमने क्या करना है? टेबल इंसर्ट करना है, तो हम कौन सी क्यूरी लगाएंगे? इंसर्ट की।
आगे से रिपोर्ट जनरेटर है। रिपोर्ट जनरेटर क्या होता है कि अ रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेटाबेस। द रिपोर्ट फॉर्मेट कैन बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। रो हेडिंग्स दी जाती हैं, कॉलम हेडिंग्स दी जाती हैं, पेज हेडर्स दिए जाते हैं। इवन द नॉन एक्सपर्ट्स कैन क्रिएट वेरी यूजफुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी। रिपोर्ट जनरेटर बहुत ईजी होती है। सेम ऐसे होता है जैसे आप लोग एक डायरी बनाते हो, कॉपी बनाते हो, यानी कि आपने एक पूरा काम कंप्लीट किया। डाटा डिक्शनरी क्या थी कि उसके अंदर आपने साथ साथ चीज़ें डालते जाना। जो आप डाटाबेस बना रहे हो, जैसे जैसे बना रहे हो, जिसकी हेल्प ले रहे हो, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। रिपोर्ट जनरेटर क्या होता है? रिपोर्ट जनरेटर के अंदर हम लोग एक पूरी रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारा प्लान क्या था, ठीक है, हमने किस प्लान के थ्रू ये डेटाबेस क्रिएट की, हमारे इस प्लान से जो है क्या हमारे फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, यानी प्रोज और कॉन्स भी उसके अंदर बताएंगे। फिर उसके अंदर जो हमारी एक्सपेंसेस यूज़ हुए हैं वो भी बताएंगे। उसके अंदर हमने जो एक्सपर्ट्स यूज़ किए हैं यानी स्किलर्स जो यूज़ किए हैं वो भी बताएंगे। जो हमने डेटाबेस मेकर यूज़ किए हैं वो भी बताएंगे। हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं वो भी बताएंगे। तो इस तरह रिपोर्ट जनरेटर एक पूरी फुल ऑन सारी की सारी डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट, जैसे कि अगर एक कॉलेज के बारे में रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसके अंदर छोटी से छोटी के वो कितने मुरब्बा मील पे वो बना हुआ है, कितनी उसकी बिल्डिंग है, कितनी ये वो हर चीज़। एक्सेस सिक्योरिटी सेम चीज़ के सिक्योरिटी पासवर्ड के जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे पास एंड्रॉयड हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, आईपैड है, हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उनका बगैर कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि पासवर्ड के बगैर यूज़ होती हो। हर चीज़ का पासवर्ड लग जाता है, हर चीज़। यानी आप अगर पर्सनली अपना पासवर्ड बनाना चाह रही हैं, आजकल थंबप्रिंट चल रहा है, फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन चल रही है, फिर पैटर्न चल रहा है, तो आप किसी भी फॉर्मूले से अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन असाइन स्पेसिफिक एक्सेस प्रिविलेजेस फॉर द यूजर्स ऑफ द डेटाबेसेस। बैकअप एंड रिकवरी क्या है? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर्स अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द DBMS प्रोग्राम्स। बाय यूजिंग दिस फीचर वी आर एबल टू हैव द बैकअप ऑफ आवर डाटा एंड कैन लेटर यूज इट टू reinstate it in case of data failure, corruption और loss। सेम बैकअप एंड रिकवरी का टॉपिक हम बहुत क्लियरली और डिटेल में डिस्कस कर सके हैं कि बैकअप और रिकवरी कैसे किए जाते हैं। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर भी बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन होता है, लैपटॉप के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। जो आजकल के न्यू वाले आए हुए मॉडल के मोबाइल फ़ोन्स बैकअप, तो हमारा जो भी चीज़ें हाइड वगैरह हो जाती हैं तो वो हमें आसानी से मिल सकती हैं। हम अपनी चीज़ों का, हम अपने डाटा का बैकअप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये आप लोग देख लीजिएगा। पूरे लेक्चर्स इसके देख लें। अगर आप लोगों को कोई मसला है, मैं गूगल क्लासरूम मैं उसको शेयर कर देती हूँ। आप काइंडली पूरे चैप्टर को ध्यान से इसके दोबारा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बार बार से इसके लेक्चर्स देख लीजिए। अगर तो फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूँ। नेक्स्ट से कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ डेटाबेसेस।